हाय दोस्तों हमने कल की वीडियो में बल को देखा था और संवेग को देखा था, यानी फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो दोस्तों मैंने कल भी बताया था कि न्यूटन के जो नियम हैं, जो गति विषयक नियम हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले बल के बारे में समझना बहुत ज़रूरी था, यानी फोर्स के बारे में और मोमेंटम के बारे में समझना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम न्यूटन के गति विषयक नियम को, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एक आसान वे में समझ पाएँ। दोस्तों इसमें हम शुरू करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको सही लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम शुरू करेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम। दोस्तों देखिएगा, न्यूटन सर ने, अगर हम न्यूटन सर की बात करते हैं तो न्यूटन सर ने आपको 3 नियम दिए। दोस्तों कितने नियम? 3 नियम दिए। पहला नियम था कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। देखिए किसी ना किसी कंडीशन में हम बाह्य बल का ही यूज करते हैं, क्योंकि हमने बल की डेफिनेशन में, जो आपकी फंडामेंटली डेफिनेशन होती है, उसमें हमने साफ साफ शब्दों में पढ़ा है कि बल एक बाह्य कारक होता है, यानी बल एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, दैट इज प्रैक्टिकली। ठीक है दोस्तों, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी, यदि जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो दोस्तों यहां पर अगर हम फर्स्ट नियम की बात करें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। इस नियम में वो आपसे कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह वस्तु गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तो वह गति की अवस्था
में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दोस्तों नोट्स बनाते रहिए। देखिए दोस्तों, अगर नोट्स बनाने की आवश्यकता न्यूटन सर को पड़ी, आइंस्टीन सर को पड़ी, तो दोस्तों आपको भी नोट्स बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जिस प्रकार बस में बैठा यात्री बस के अचानक रुकने पर वह आगे की ओर झुक जाता है और बस के अचानक चलने पर वह पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये इस प्रकार के एग्जाम्पल न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नियम भी कहते हैं। और देखिए इसके बारे में बताया था गैलीलियो ने, यानी गैलीलियो सर थे, साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो। इन्होंने जड़त्व के बारे में बताया था, क्योंकि जो विराम का जड़त्व होता है वह किसी भी वस्तु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। अभिलाक्षणिक गुण होता है। जिस प्रकार पेड़ पर लगा फल अपनी स्टेशनरी कंडीशन में होता है, लेकिन टहनी के हिलाने से उसकी स्थिति का विरोध किया जाता है, इसी को हम कहते हैं विराम का जड़त्व। ठीक है ना, किसी की स्थिति में विरोध करना, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसे गैलीलियो ने दिया था, तो इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं पहला पॉइंट यानी पहला नियम आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड नियम की आपसे बात की जाए। सेकंड नियम, न्यूटन्स सेकंड लॉ, सेकंड यानी द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों इसमें कहा कि यदि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में उतना ही त्वरण उत्पन्न होता है और उसके द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी दिस इज स्टेशनरी। ठीक है ना, वह अपनी स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, वह नहीं बदलता है, वह एक तरीके से नियत रहता है। ठीक है ना। यदि किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं उसमें
उतना ही त्वरण उत्पन्न होता है। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो यहां पर देखिएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, नियम नंबर 1। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन, नियम नंबर 2। दोनों को जब मिलाया जाता है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू ए, और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाने से एक कांस्टेंट वैल्यू आती है k एम ए, जहाँ पर k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। F इज इक्वल टू 1 इंटू एम ए, और ये आपका बन जाता है F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हम फोर्स की डेफिनेशन को निकाल सकते हैं। देखिएगा, यानी मैथमेटिकली ऑपरेशन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। जैसे फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। जिस प्रकार आपने देखा है, जो क्षेत्र रक्षक होता है, जिसे आप फील्डर कहते हैं, जिसे आप क्रिकेटर कहते हैं, तो जब वो फील्डिंग करता है तो जैसे ही कैच आता है तो कैच को लपकने के लिए वो क्या करता है, अपने हाथों को कुछ इस प्रकार पीछे की ओर खींचता है बॉल के साथ साथ। ठीक है ना। यानी एक तरीके से वो क्षेत्र रक्षक उस पोजीशन का क्या करता है, प्रतिक्षेपण करता है। तो ये क्या है, ये इस बात को जो बताता है, ये न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बताता है, यानी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए हर जगह साइंस लगी है दोस्तों, इसलिए ध्यान से नोट्स बनाते हुए अच्छे से समझते चलिएगा दोस्तों। तीसरे नियम की आपसे बात की जाए, थर्ड लॉ की आपसे बात की जाए, क्योंकि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति से संबंधित। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको भी थर्ड कर दीजिए दोस्तों। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गति विषयक तृतीय नियम। दोस्तों इसमें बताया कि किसी भी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वह वस्तु हमारे ऊपर भी उतना ही फोर्स यानी उतना ही बल लगाती है। यानी आप कह सकते हैं फोर्स जो लगने वाला है हमारी तरफ से किसी भी बॉडी पर, जितना आपने फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स वो आपके ऊपर रिवर्स में लगाएगी। ठीक है दोस्तों। यानी फॉर एवरी एक्शन एंड अपोजिट टू द रिएक्शन, फोर्स यानी यहां पर बात हम कर रहे हैं फॉर एवरी एक्शन एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। फोर्स एवरी एक्शन एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। फोर्स एवरी एक्शन एंड opposite to the reaction, opposite to the reaction। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया
विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों जैसे सपोज कीजिए इस दीवार पर मैंने फोर्स लगाया, तो जितना फोर्स इस पर हम लगा रहे हैं उतना ही फोर्स रिवर्स में यानी ये हमारे ऊपर लगा रही है। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं वो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में हमें मिलती हैं। इस बात को न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम बताता है, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये कुछ इस प्रकार की बातें आप इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। तो इतना ही था न्यूटन के गति विषयक नियम में, क्योंकि इसने 3 ही नियम दिए थे। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए भी हैं। ठीक है, और भी इस यूनिवर्स